हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन टीजीटी साइंस एनवीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। तो ये जो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी साइंस के उसका सॉल्यूशन है जो 29 नवंबर को हुआ था। और जो स्पेशल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो 28 नवंबर को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 132 डिग्री सेल्सियस एंड 150 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाय। यहाँ पर ये चार प्रोसेस दी है, कौन कौन सी? सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल और एक दिया आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि इस मिसिबल का मतलब क्या है। तो मिसिबल का मतलब क्या है, यानी कि जो अच्छे से क्या हो जाते हैं भाई, सॉल्युबल हो जाते हैं। यानी कि आप उसमें पता नहीं कर सकते कि कहाँ पर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर जब आप मिक्स करते हो तो अल्कोहल और जो वाटर होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसमें वो कैसे लिक्विड्स बनेंगे, वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, वो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि अच्छे से घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर वही बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसे ही क्या है, अपने पास मिसिबल लिक्विड्स हैं और जिनका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अब जैसे दो लिक्विड हैं, एक ए और एक एक बी है। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट जैसे आपको बता दिया 132 डिग्री और बी के लिए आपको बता दिया 150 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, इसे सेपरेट करना है ए और बी को। तो इसके लिए कौन सा सुटेबल मेथड होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो देखो कौन सा होगा। मैं पहले आंसर बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ इसको। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा अभी? ऑप्शन नंबर 4, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, और एक और ऑप्शन में आपको यहाँ पर डिस्टिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ मेथड टू डिस्टिंग्विश लिक्विड कंपोनेंट्स विद अ लार्जर डिफरेंस विद बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि दो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं बट वहाँ पर क्या है, लार्जर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इसमें क्या होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। इसको जनरली हम कितना लेके चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इतना या फिर इससे कम होता है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, और जब लार्जर डिफरेंस होता है तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है उसका जो एपरेटस होता है और जो सेटअप होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। लेकिन जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इसमें क्या लगी होती है भाई, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगी होती है। इसके स्ट्रक्चर को, यानी कि इसके सेटअप को, स्ट्रक्चर नहीं बेसिकली इसके सेटअप को हम क्या बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है ये। और इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है सिंपल डिस्टिलेशन की, ये क्या होती है भाई, रिपीट मल्टीपल टाइम्स, ये मल्टीपल टाइम रिपीट करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है, रिपीटेशन नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूट से। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है ना, तो इजीली हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूट, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें प्रॉब्लम होती है। अब इसके देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। जो सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जांपल है वो क्या है, देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इसका एग्जांपल देखो आपको क्या दिया है कि अगर एयर है, एयर आपको पता है क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज़ होती है। तो वहाँ से जब हम अलग-अलग गैसेज़ को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। और साथ में इसका हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, एक और एग्जांपल ले सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है भई? इसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा इथेनॉल का, C2H5OH और वाटर। यानी कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी हमें कौन-सा मेथड यूज़ करना पड़ता है भई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ता है। जो वाटर है इसका तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है क्या होता है भई, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भई, 78 या फिर 79 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है। तो इनका डिफरेंस जो आएगा, यानी कि 100 और ये 78, 79, ये कुछ 22, 23 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है ये क्या है भई, कम है। तो कम के लिए मैंने बताया आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उसके लिए हम कौन-सा मेथड यूज़ करते हैं भई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अब देखो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इसका सेटअप कैसा होता है, यानी कि इसके लिए जो एपरेटस यूज़ करते हैं वो कैसा होता है। इस तरह से कुछ सेटअप होता है यहाँ पर। ये यहाँ पर ये क्या है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लगाया है हमने। और यहाँ पर ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। और इसमें क्या होता है, इस तरह से अलग-अलग यूँ करके क्या होता है, ज़िगज़ैग लाइन में इसके अंदर ये इस तरह से होता है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। अब होगा क्या यहाँ पर देखो, हमने जैसे एग्ज़ाम्पल लिया C2H5 और OH और वाटर का। इसका यहाँ पर क्या है भई, ये सॉल्यूशन ले रखा है हमने, मिक्सचर ले रखा है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही हमने यहाँ पर रखा और इसको क्या करते हैं फिर हीट देते हैं, यानी कि ये धीरे-धीरे क्या होगा, बॉयल होगा।
तो देखो बॉयल होकर यानी कि वेपर सबसे पहले कौन बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भई कम होगा, उसके वेपर्स जल्दी बन जाएँगे। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है, अल्कोहल के वेपर्स जल्दी बनेंगे क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर से कम है। तो इसके वेपर्स क्या हो जाएँगे इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएँगे और फिर जाकर क्या है यहाँ पर ये इस कंडेंसर में जाते हैं और यहाँ से क्या होता है इस तरह से सेपरेट आउट हो जाते हैं और जिसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा तो उसके वेपर लेट बनेंगे वो क्या है वो यहीं पे मतलब इसके अंदर रह जाएगा तो ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है यहाँ पर ये सेपरेट आउट कर सकते हैं और को यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया था इसमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या है लेसे डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस से तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स व्हिच हैव वुड हैव द मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कि किसके लिए यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसके लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या बनेगी भाई सबसे ज्यादा बनेगी। तो देखो फर्स्ट जो दिया है आपको ये क्या है अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप देख लो आप ये अल्कोहल है ये अल्डिहाइड और ये कीटोन है और ये एसिड है। OH किसके लिए होता है भाई अल्कोहल के लिए होता है। CHO ग्रुप किसके लिए होता है अल्डिहाइड के लिए और ये जो CO ग्रुप इस तरह से होता है ये क्या होता है कीटोन होता है और ये COOH ये क्या होता है एसिड ग्रुप होता है। तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कौन नहीं देगा सेकंड और थर्ड तो देंगे ही नहीं। अब यहाँ पर ये अल्कोहल और एसिड है तो इन दोनों में से जो एसिड आयन कंसंट्रेशन यानी कि सबसे ज़्यादा जो बनेगी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 4 एसिड आ जाएगा। इस तरह से आपको पता है ना एसिड क्या होता है जैसे ये है तो ये क्या होता है भाई CO नेगेटिव और यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन इस तरह से यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसमें भाई एसिड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है अभी PYQ सीरीज में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्माइट रिएक्शन यहाँ पर देखो ये पूछा है कि थर्माइट रिएक्शन के लिए क्या होगा। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि थर्माइट रिएक्शन जो होती है उसके लिए कौन सा ऑक्साइड और कौन से मेटल का यूज किया जाता है और मैंने वहां पे ही आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको रिएक्शन देके पूछ सकता है या फिर कौन से ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं या फिर कौन सा मेटल यूज करते हैं थर्माइट रिएक्शन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो रिवर्स करके ही दे दिया। वहाँ पर आपको क्या दे रखे थे ऑप्शन में ऑक्साइड आइडेंटिफाई करना था और मेटल आइडेंटिफाई करना था और यहाँ पर आपको क्या दे दिया कंप्लीट द रिएक्शन यानी कि कौन सी सुटेबल रिएक्शन है। तो जो थर्माइट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है भाई आयरन का ऑक्साइड होता है और एल्युमिनियम मेटल होती है। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें क्या होता है अभी आयरन का ऑक्साइड और एल्युमिनियम ये ऑप्शन नंबर 3 है और ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो थर्माइट रिएक्शन होती है ये कैसी होती है भाई एक्सोथर्मिक होती है। क्या पता इन फ्यूचर ये पूछ ले कि थर्माइट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ए मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। एक मेटल है वो क्या कर रही है भाई वाटर के अंदर जब उसको घोला है डिसॉल्व किया है तो उसने क्या किया अल्कलाइन सॉल्यूशन बना लिया है। और ये तो आपको पता ही है मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ही बनाते हैं। इफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड ऑफ दिस मेटल अब वो जो भी मेटल है ना अगर हमने उसका क्या लिया है क्लोराइड मेटल के साथ मतलब क्लोराइड के साथ उस मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है ब्राइन सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो जो मेटल है जो क्या है वाटर के साथ तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बना रही है। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब समझते हो ना यानी कि ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और प्लस में यहाँ पर क्या है उसने जो क्लोराइड यूज़ किया है इस मेटल ने जो भी क्लोराइड यूज़ किया है उससे वो क्या बना रहा है ब्राइन सॉल्यूशन बना रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मेटल है कौन से ग्रुप से और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो देखो अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी नॉलेज है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है तो आप ये इजीली पता कर सकते हो। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है NaCl का सोडियम क्लोराइड का क्या होता है अभी एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो देखो अगर आपको ये ब्राइन सॉल्यूशन ही पता है तो फिर ज़्यादा सोचने की नीड ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर देखो क्लोराइड है और फिर ये सोडियम आ गया। सोडियम आपको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, अभी ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है देखो क्या होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 यानी कि थर्ड इसमें क्या है भई थर्ड ऑर्बिटल में थर्ड शेल में क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा यानी कि इसके लिए जो पीरियड नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 4 थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर देखो आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं मेटल और नॉन मेटल या फिर आप बोल सकते हो एसिड और बेस के ऊपर आपको कुछ ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट जो है स्टेटमेंट का वो करेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट देखो आपको दिया हुआ है कि ऑल मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो देखो फर्स्ट ही स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिया है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्शन करके वाटर के साथ क्या करते हैं भाई सॉल्ट यहाँ पर वो कैसे कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है।
मेटल के जो होते हैं वो क्या करते हैं भई बेसिक सॉल्यूशन बनाएँगे और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करेंगे एसिड बनाएँगे। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको रॉन्ग दिया है तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखो आपको क्या दिया है कि सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ये भी बताया मैंने आपको कि क्या होता है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं भई एसिड्स बनाते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होगी? अगर मान लो आपने यहाँ पर लिया है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी? वाटर के साथ। तो जब आप ये रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या बना है यहाँ पर देखो एसिड ही बना है, इसके नाम में ही कार्बोनिक एसिड है, तो ये एसिड बना है तो जो बी स्टेटमेंट है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट का भी देखो एग्जांपल देती हूँ। आपने लिया मेटल का ऑक्साइड, सपोज़ आपने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी आपने रिएक्शन करा दी वाटर के साथ। तो जब आप ये वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ये कैसे नेचर का है? OH है ना, तो ये कैसे नेचर का है? बेसिक इन नेचर और यहाँ पर आपको क्या दिया था? एसिड, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था। थर्ड स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है अब, सम ऑफ द मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल करेक्ट है। मेटल्स जो होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या करती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनाती है। मैग्नीशियम प्लस, ये एग्जांपल लेते हैं हम, मैग्नीशियम मेटल लिया और ये एसिड ले लिया हमने HCl, इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ये MgHCl ये इस तरह से बैलेंस करेंगे, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया है आपको। लास्ट देखते हैं आपको क्या बताया गया है कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कि जो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं Na2CO3, किसके साथ रिएक्शन करनी है? एसिड के साथ। हमने यहाँ पर एसिड ले लिया HCl। इसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर क्या होता है? ये Na और ये क्लोरीन ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है भई? सोडियम क्लोराइड बना लेता है, NaCl बना लिया। कार्बोनेट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता ही है। तो देखो अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या-क्या बन रहे हैं? सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। यही उसने आपको बोला था। तो यानी कि डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 स्टेटमेंट करेक्ट दी हुई है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग थी ना तो यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट थी तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डिपिक्ट द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बेसिकली ये आइसोमेरिज्म हो गया है। अब आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और उसमें भी आपको उसने बता ही दिया है कि क्या देखना है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो सेम हो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर आप ये काउंट कर लो सबके। तो देखो जो ए दिया है आपको यहाँ पर इस ए में, यहाँ पर ये क्या बन रहा है देखो, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 6 है तो यानी कि C6 हो गया। और ईच कार्बन हैव 2 हाइड्रोजन एटम, हर कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए 6 कार्बन है ना, तो ये कितना आ गया C6H12। यहाँ पर ये चेक कर लो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन चेक करो क्या हो जाएगी भाई 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 9 एंड 2 11 एंड 1 क्या हो जाएगा 12। तो यानी कि दोनों का ही क्या है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर क्या हो गए देखो डिफरेंट हो गए। तो ये तो आएगा नहीं आंसर इसका। अ, ओके उसने सेट पूछा था तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर नॉट वाले नहीं करेक्ट वाले आइडेंटिफाई करने हैं तो ये सेट करेक्ट दिया है। फिर सेकंड देखो जो बी ऑप्शन आपको दिया है इसमें कितने कार्बन है भाई यहाँ पर 4 कार्बन है तो C4 हो गया है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 + 3 6 और +4 कितने हो गए 10 C4H10 दे दिया है। और इसमें चेक करो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको 4 ही दिख रहे हैं और हाइड्रोजन देखो 3 3 और 3 और ये एक ही हो गई तो C4H10 ही है तो यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो सी ऑप्शन आपको क्या दिया है, इसमें C4 है और हाइड्रोजन कितनी है भई 10 ही है, C4H10 ही बन जाएगा यहाँ पर। और इसमें चेक करो अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो सॉरी कार्बन तो कितनी है 4 ही है, बट हाइड्रोजन देखो हर कार्बन एटम के पास कितनी हाइड्रोजन है 2 है, 4 कार्बन एटम है तो यानी कि C4H8 बन गया। तो यानी कि यही क्या है भई इनकरेक्ट आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर डी वाला ऑप्शन और चेक करते हैं तो देखो डी में आपको क्या दिया है यहाँ पर ये 5 कार्बन की चेन है C5 हो गया। हाइड्रोजन जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 + 3 6 और यहाँ पर ये 6 ये कितना आ गया C5H12 हो गया। और इसमें चेक करो कितनी कार्बन है भाई 5 ही है और हाइड्रोजन भी कितनी है भाई 12 ही है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन यानी कि ऐसा सेट जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया हो, आपके पास 3 आए हैं, सी ऑप्शन नहीं आएगा। तो अब इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 2 A, B, D।
क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रुप ऑफ थ्री मेटल्स विच कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम कौन से मेटल्स को क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो उसके मोल्टन क्लोराइड से। जैसे ये होता है ना NaCl, तो इसके यानी कि मोल्टन सॉल्यूशन से, यानी कि इसके एक्व सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से मेटल होते हैं जो रिएक्टिव इन नेचर होते हैं ना, तो यहाँ पर देख लो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर आप जब देखोगे तो यहाँ पर कौन-सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये तो हमें पता ही है, सोडियम, मैग्नीशियम होगा और कैल्शियम भी आता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट ए कोवैलेंट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन-सा कंपाउंड कोवैलेंट इन नेचर है। तो देखो फर्स्ट है NaCl, इसमें तो आपको पता है कैटायन और अनायन बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करने से होता है। तो ये तो कैसा कंपाउंड है भई, आयनिक है। सेकंड आपको दिया है KNO3, इसमें भी पता है आपको ये K पॉजिटिव NO3 बनता है, यानी कि ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज से ये कंपाउंड बनता है। फोर्थ आपको दिया है कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी कैसा कंपाउंड है भाई, ये भी Ca+2 SO4 2 नेगेटिव, यानी कि गेन और लूज करने से बनता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल हो गया भाई, आयनिक का। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, CCl4। इसका नाम क्या होता है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो यानी कि ये बन गए। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 7 होते हैं। तो इस तरह से चारों साइड क्या आ जाएगी, मतलब ये चारों साइड हम क्या करेंगे, क्लोरीन को बना देंगे और इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये इस तरह से। अब देखो होगा क्या, ये क्लोरीन के पास 7 है, इसको अपना इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इस तरह से करेगा, ये इस तरह से कर लेगा और ये वाला क्लोरीन ऐसे और ये ऐसे। अब क्या हो गया, कार्बन के पास 4 तो ऑलरेडी थे और 4 इसने शेयर कर रखे हैं क्लोरीन वाले, तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और चारों क्लोरीन का भी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक कंपाउंड का दिया है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये बोला है कि इसमें कितने नंबर ऑफ, यानी कि बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं बेसिकली आपको, कि कौन-सा यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट आएगा, कैसे बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखो आपको क्या दिया है, साइक्लोपेंटेन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनेगा। देखो साइक्लो मतलब कि रिंग की फॉर्म में कंपाउंड है, और पेंटेन इसका मतलब 5 कार्बन की मतलब 5 कार्बन की रिंग बनेगी। तो 5 कार्बन की हम ये रिंग बना लेते हैं, देखो ये इस तरह से बन गई, यहाँ पर 5 कार्बन की ये रिंग हो गई। ठीक है? अब क्या करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो अब ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखे हैं, 2 इसके पास अभी अवेलेबल है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ये इस तरह से, यानी कि हर कार्बन के पास क्या है भई, 2-2 हाइड्रोजन आ जाएँगे और ये बन जाएगा इस तरह से यहाँ पर क्या भई, C5H10 का स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है भई, साइक्लोपेंटेन। अब इसमें आप बॉन्ड चेक करो, तो क्या हो जाएँगे भई, सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। सारे के सारे कैसे हैं भई, सिंगल बॉन्ड ही है, तो डबल बॉन्ड वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट कर दो। देखो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो यानी कि आंसर तो वैसे ही आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी एक बार मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये काउंट करोगे तो ये कार्बन-कार्बन वाले बॉन्ड भी काउंट होंगे और ये हाइड्रोजन के साथ वाले भी। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो ये हो गए, और ये कितनी हाइड्रोजन है भई, 10 है ना, तो 10 बॉन्ड ये बन जाएँगे। एक कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएँगे, 10 बन जाएँगे, तो यानी कि 10 + 5 कितने हो गए, 15। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द 4 कंपाउंड्स A, B, C एंड D। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं और इन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो फर्स्ट जो ए आपको दिया है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और ये क्या है, 2 कार्बन का है, इट मीन्स ये क्या है भाई, इथेन है। और बी आपको दिया है यहाँ पर, ये भी हाइड्रोकार्बन है बट ये क्या है भाई, अल्कीन है और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इथीन बोलेंगे इसे। और जो सी ऑप्शन आपको दिया है ये अल्कोहल कंपाउंड है और इसमें क्या है, ये OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, और ये क्या बन जाएगा भाई, इथेनॉल बन जाएगा। और ये कौन सा ग्रुप होता है भाई, एसिड ग्रुप होता है, तो डी कंपाउंड में आपको क्या दिया है भाई, एसिड दिया है। तो देखो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है, एडिशन ऑफ KMnO4 चेंजेस D टू C, कि इस डी कंपाउंड में, ये वाले एसिडिक कंपाउंड में हमें क्या करना है यहाँ पर,
KMnO4 ऐड करना है, KMnO4 के साथ रिएक्शन करानी है और आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भई रॉन्ग है। इसके एडिशन से पहली बात तो क्या होता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, यानी कि अल्कोहल में जब KMnO4 ऐड करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं, तब हमें ये एसिड मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई भई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि उसने क्या बोला, एसिड से अल्कोहल मिल रहा है। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है, बी कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम सी, कि बी जो कंपाउंड है वो सी कंपाउंड से नहीं मिल सकता है। तो देखो ये स्टेटमेंट भी उसने रॉन्ग दी है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि अल्कोहल, यानी कि जो भी अल्कोहल होते हैं उसका क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। इस वाले कंपाउंड से क्या है, अल्कोहल से OH जाता है और जिस भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये वाटर एलिमिनेट हो जाता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है भई, अल्कीन बन जाता है। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम सी, कि बी को हम सी से बना ही नहीं सकते हैं, बट ये तो बन सकता है। तो यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी क्या हो गया भई, रॉन्ग हो गया। फिर इससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो देखो आपको क्या दिया है कि ए कंपाउंड और जो सी कंपाउंड है दोनों कैसे हैं भई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर क्या हो भई, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो देखो वैसे तो ये दोनों में ही क्या है, सैचुरेटेड ही कंपाउंड है ये दोनों। बट जो सी ऑप्शन है ये क्या है भई, हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता ये हाइड्रोकार्बन, इसे हम अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव तो बोल सकते हैं। देखो जिस तरह से हमने लिया ये CH3 तो ये क्या है, यहाँ पर देखो इथेन है और इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने OH से, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर यानी कि इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि अल्कोहल क्या है, इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का डेरिवेटिव है, यानी कि इससे बनाया गया है, डिराइव किया है। बट इस कंपाउंड को मैं हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकती, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं। तो यानी कि सी स्टेटमेंट भी आपको क्या दिया है भाई, रॉन्ग दिया है। तो यानी कि सी भी आंसर नहीं होगा। तो देखो 3 ऑप्शन अगर कट हो गए तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ तो फिर आंसर बनेगा ही। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बट एक बार देखते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की अल्कीन में, यानी कि बी में बोला है इन्होंने कि बी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए में, यानी कि बी को कन्वर्ट कर सकते हैं ए में। ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। अल्कीन का जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोसेस कौन सी होती है भाई, हाइड्रोजनेशन। तो यानी कि अल्कीन का जब भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ये निकेल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। तो इनके साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तब भी रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है भाई, सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं कार्बन कार्बन के और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और प्रोडक्ट बन जाता है क्या भाई, अल्केन प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो यहाँ पर इथीन का जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बन जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे क्या है भी ऐड हो जाएगी और इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ अ कार्बन कंपाउंड X। एक कोई कार्बन का कंपाउंड दिया है आपको X और उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H6O। ओके, विच इज यूज एज एन एंटीफ्रीज इन कार फ्यूल्स, यानी कि ये जो भी कंपाउंड है ना, इसका हम यूज करते हैं कहाँ पर, कार फ्यूल्स में यूज करते हैं एज एन एंटीफ्रीज एजेंट। और ये जो कंपाउंड होता है ऑफ आफ्टर ऑक्सीडेशन, यानी कि दिस कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंपाउंड वाई, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसका अगर हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये क्या करता है भाई, यहाँ पर वाई कंपाउंड बना लेता है एक, जिसकी हम रिएक्शन कराते हैं बेकिंग सोडा के साथ। तो वहां पर क्या होता है, विच गिव्स एफेविसेंस। तो एफेविसेंस का मतलब क्या होता है, एकदम से गैस प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि गैस प्रोड्यूस होती है और बबल्स बनते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जो एफेविसेंस होता है ये किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, यानी कि ये कार्बोनेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एकदम से गैस रिलीज होती है, बबल्स बनते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ पर जो ये एक्स और वाई है, अब एक्स के लिए तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही दिया हुआ है कंपाउंड का। तो यहाँ पर ये जो बन जाएगा इससे, देखो ये कौन सा होता है, C2H6O, ये दिया है ना, C2H6O दिया है। तो ये क्या होता है, अल्कोहल होता है, C2H5OH। ये अल्कोहल होता है जिसको हम क्या करते हैं, एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं।
कार्स में। और ये क्या होता है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है CH3COH। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका अपोजिट दिया हुआ था, ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें दिया हुआ था कि इस एसिड का हम करते हैं ना ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल मिलता है। इसका ऑक्सीडेशन से अल्कोहल नहीं मिलेगा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो अब देखो यहाँ पर ये तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट उसने दी है ये हो गया है। फिर उसने बोला है कि इस एसिड की रिएक्शन आप कराते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के साथ। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैनलीव पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं मैनलीव टेबल के रिगार्डिंग, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी ट्रू नहीं है। तो देखो फर्स्ट तो उसने बोला है कि एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसने जो टेबल है एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेसिस पे, एलिमेंट्स को अरेंज किया था और पीरियोडिक टेबल बनाई थी। सेकंड दिया है कि एनॉमलीज रिगार्डिंग एटॉमिक मासेस वर रिमूव, ये गलत है। इसमें ये रिमूव नहीं की गई थी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपको ध्यान होगा कि मैनली पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है किसकी, आर्गन की और पोटेशियम की। आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो हम क्या लेते हैं अभी, आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39.9, और जो पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39.1, ठीक है 39.1। लेकिन इनकी पोजीशन को जब हमने ये देखा तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में उसके अकॉर्डिंग मतलब पहले क्या आया, ये हायर मास वाला आया। और उसने कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले क्या आना चाहिए था, कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को प्लेस मिलना चाहिए था बाद में ज़्यादा वाले को। बट आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आर्गन पहले आता है और ये जो पोटेशियम है ये बाद में लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका 19 है। ये जो अनॉमलस बिहेवियर था इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है, नो प्लेस फॉर एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। तो यही स्टेटमेंट देखो क्या है भाई, नॉट ट्रू है। यानी कि क्या हो जाएगा, उन्होंने तो प्लेस को क्या किया था, फिक्स कर दिया था ना एलिमेंट्स का। उन्होंने न्यू एलिमेंट्स जो अभी येट टू बी डिस्कवर्ड थे उसके लिए स्पेस को क्या किया था भाई, लेफ्ट किया था। तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है, नॉट ट्रू आएगा। और नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट आपको दिया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके क्या बन जाते हैं अभी, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स बन जाते हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन आपको दिया ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, की ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये नहीं होगा। सी आ जाएगा एब्जॉर्प्शन और सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, यानी कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, तो ये भी करेक्ट है। डी आपको दिया है लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ये भी करेक्ट है। लाइट एनर्जी भाई सनलाइट जो एनर्जी होती है वो केमिकल रिएक्शंस करके ही तो फूड बनाती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यानी कि इसकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए सी डी। अब देख लो इसके लिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीएच ऑफ वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम अ रिवर वाज फाउंड टू बी एसिडिक इन द रेंज ऑफ। हमने क्या किया है भाई, रिवर वाटर का एक सैंपल लिया है और उसके पीएच वैल्यू को देखा तो वो कितनी थी भाई, 3.4 से 3.6 आ रही थी। अब देखो ये जो रेंज है आपको पता है ये कौन सी रेंज है भाई, एसिड वाली रेंज है। और फिर आगे क्या दे रखा है कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वर सेवरल फैक्ट्रीज दैट वर डिस्चार्जिंग एफिलेंट्स इनटू द रिवर। क्या कह रहा है कि भाई रिवर के अंदर क्या है, रिवर के पास क्या है, रिवर के बैंक पे यानी कि किनारे पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिससे क्या होता है भाई वो डिस्चार्ज करते हैं डिस्पोजल को। अब यहाँ पर क्या है कि एफिलेंट्स पॉल्यूटिंग, यानी कि जो भी यहाँ पर ये रिवर है, रिवर में जो भी हम एफिलेंट्स को ऐड करते हैं वो क्या कर रहे हैं, उस वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं एंड डिस्टर्बिंग द पीएच। और उस वाटर का, रिवर वाटर का ये पीएच को क्या कर देते हैं, उस पीएच वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा है उसने। रिवर वाटर के एसिडिक नेचर को जो इंक्रीज करता है वो कौन इंक्रीज करेगा, वो लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्योंकि जो लेड बेस्ड फैक्ट्रीज होती है, लेड बैटरी वाली फैक्ट्रीज होती है, वहां पर हम उसमें क्या यूज करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम एसिड का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 का। इस H2SO4 की वजह से भाई अब ये क्या है, एफिलेंट्स में होगा। अब ये एफिलेंट्स में होता है तो ये जब कहाँ पे डंप किया जाता है भाई, रिवर में डंप किया जाएगा, तो यानी कि वहां पर भी पीएच वैल्यू जो होगी यानी कि वो क्या हो जाएगी, और भी लो हो जाएगी। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी भी, और भी लो हो जाएगी, यानी कि रिवर वाटर क्या है भी और भी ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे क्वेश्चंस आज के जो हमने डिस्कस किए हैं एनवीएस टीजीटी साइंस के। तो एनवीएस का जो सॉल्यूशन था वो हमने दोनों एग्जाम के डिस्कस कर लिए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला भी और जो स्पेशल वाला था नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, उसके भी सॉल्यूशन को हमने डिस्कस कर लिया है। आप एक बार वीडियो जब भी आती है तो कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लिया करो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में और दूसरे स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी के या फिर पीजीटी
टीजीटी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं वीडियो में जो भी डिस्कस करती हूँ, उसी टॉपिक से रिलेटेड ट्राई करती हूँ कि वहाँ पर क्वेश्चन को पोस्ट करूँ। तो आप उन क्वेश्चन्स को भी देखा करो। तो जो आज आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन यूपी टीजीटी साइंस का क्वेश्चन है। तो आप उस क्वेश्चन को भी चेक करना और उसके आंसर को कमेंट करना और देखना कि आपको आता है या फिर नहीं आता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन्स के साथ।